हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस एग्ज़ाम की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है, एक बार जनरल बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? उस एग्ज़ाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना? कब कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आया करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग से पढ़ना है, सोर्स मटेरियल आपके पास में कहाँ से आपको उपलब्ध होगा, कैसे टेस्ट आएंगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है, रिविजन कैसे करना है, ये सब आपके फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चंस को आज अपन एड्रेस करेंगे। मैं आरएस की एग्जाम की बात करने वाली हूं, इसमें मैं प्री और मेंस आपको दोनों कवर करूंगी, ठीक है। आरएस एग्जाम की आपकी स्टडी प्लान में क्या क्या कवर होना चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस किस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है। 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। 5 थिंग्स। गॉसिप नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। सिलेबस। आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे आरपीएससी की वेबसाइट पे। एग्जाम वहां पर एग्जाम्स की लिस्ट है, एग्जाम की लिस्ट के ऊपर आरएएस एग्जाम का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आरपीएससी का, उस पर क्लिक करेंगे। वो आपको एक पीडीएफ फाइल खोल के देंगे, उस पीडीएफ को आपको खोलना है। वहां पर आपके सामने सारा सिलेबस आ जाएगा, बिल्कुल टेबलर फॉर्म में छपा हुआ। पहले प्री का दिखाएंगे, प्री में सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज बताएंगे। वो जनरल नॉलेज क्या है मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है। और फिर आपके साथ में आएगा मेंस का सिलेबस, है ना। और इंटरव्यू का कोई पर्सनल इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, वो जो आपने एग्जाम दिया है, जो तैयारी की है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो वी विल नॉट डिस्कस द थर्ड स्टेज, वी विल डिस्कस द फर्स्ट 2 स्टेजेस। तो सबसे पहले आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है? सिलेबस से आपको एग्जाम का ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको आखिर शुरुआत कहां से करनी है, पढ़ना क्या है ना। उसके साथ में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास में एक ऐसी पोरस बाउंड्री है जहां तक मैं जा सकता हूं या जा सकती हूं। जैसे आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, सबसे पहले आपका हिस्ट्री का ही सिलेबस मेंशन है वहां पे, ठीक है। हिस्ट्री में उसमें सबसे पहले आपके पास में मेंशन है राजस्थान का हिस्ट्री। राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें राजस्थान कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहां पर आप पढ़ेंगे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, और वहां पर आप पढ़ेंगे 10 जनपद, महाजनपद पढ़ेंगे ना, 10 महाजनपद आज पढ़ेंगे। तो वहीं पर आपके एंशिएंट हिस्ट्री राजस्थान का पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के जो डायरेक्शंस हैं, जो मैप है, डायग्राम्स हैं, वो आपको राजस्थान कवर कर देंगे, ठीक है। तो राजस्थान की, अब राजस्थान की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 चीजें पढ़नी है, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, क्या मानते हैं अपन? फॉल ऑफ द गुप्ताज वगैरह जो है वो मिडिल हिस्ट्री को मान लेते हैं अपन वहां से, ठीक है। और मेजर पोर्शन कहां से आता है? दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा से आता है। राजस्थान के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ना के बराबर रहा है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा। और मॉडर्न हिस्ट्री अपन क्या मानते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री कहां से शुरुआत होती है? वैसे तो 1499 में अंग्रेज पहली फैक्ट्री यहां सूरत में स्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। वहां से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट नहीं होती है, वो जहांगीर वगैरह के टाइम ही शुरुआत हो गई थी, अकबर के टाइम ही आने लग गए थे, ठीक है ना। दैट इज नॉट द पॉइंट। मॉडर्न हिस्ट्री की अपन ऑफिशियली अनऑफिशियली शुरुआत मानते हैं विद द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। 1707 से लेकर 2025 तक, अभी अगस्त चल रहा है, 2025 अगस्त तक जो भी है ना, वो सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। यही पोर्शन, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है राजस्थान में, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है इंडियन हिस्ट्री में भी, ठीक है। हिस्ट्री के 2 पार्ट्स बता दिए मैंने आपको। अब यहां पर आपका है इंडियन हिस्ट्री। सिलेबस याद है मेरे को ना, इसीलिए कर पा रही हूं मैं। सिलेबस पता होना चाहिए, एटलीस्ट सिलेबस का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, एक माइंड में एक फोटो होनी चाहिए सिलेबस की कि क्या चाहते हैं मेरे से, क्या मेरे को तैयारी करनी है। इंडियन हिस्ट्री आपका मिडिवल और मॉडर्न मैंने बता दिया। इंडियन हिस्ट्री में एक एंशिएंट का पार्ट भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगा। टेक्निकली अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, ज्यादा सीनियर एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो वहां पर शुरुआत होती है स्टोन एज से, पैलियोलिथिक एरा, है ना, स्टोन एज, राइट। भीमबेटका केव्स वगैरह वो सब आपको वहां पढ़ाई जाएंगी। आरएस एग्जाम में एंशिएंट आपको स्टोन एज से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आरएस एग्जाम में आप अगर एंशिएंट स्टार्ट करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आप बिगिन कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। वैदिक एरा वगैरह, पोस्ट वैदिक एरा वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा। आयरन माइग्रेशन थ्योरी के बाद में जब वही आएगा, ठीक है ना। हाँ, पहले उसको आयरन इन्वेजन बोलते थे, अब आजकल आयरन माइग्रेशन थ्योरी बोलते हैं। जैसे जैसे आपके एक्सकेवेशंस होंगे, जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होंगी, तो हो सकता है उसको हटा भी दिया जाए कोर्स में से। दैट इज नॉट द पॉइंट। अभी तक तो आपको ये पढ़ना है। एंशिएंट में और क्या आएगा? गुप्ताज आएंगे, एंशिएंट में आपके मौर्याज आएंगे, चोलास, चेरास, पांड्या, साउथ वाले सारे आएंगे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहाराज आएंगे, बंगाल के पालाज आएंगे, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये सब आपको
3 तरीके से पढ़ने हैं। ये मैं पूरा तरीका ही बता रही हूँ, नोट्स बना लो क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? 3 तरीके से पढ़ने हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपन ने मौर्यास पढ़ा, मौर्यन एम्पायर, YAN, मौर्यन एम्पायर पढ़ा। मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? किनके फादर थे? वो पढ़ना है। एस्टेब्लिश किसने किया था? वो पढ़ना है। इस डायनेस्टी का सबसे पॉपुलर और मेजर किंग कौन सा रहा है? सम्राट अशोक रहे हैं, जिनको चंडाशोक भी बोला जाता था। वो पढ़ने हैं, ठीक है? इस एरा में पोएट कौन, सबसे ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी कौन थे अपार्ट फ्रॉम द किंग? चाणक्य। चाणक्य थे, है ना? विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, सब बोलते हैं इनको, ठीक है? इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी? इनके अलावा इस एरा में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, उनके ऑथर्स क्या थे और उन बुक्स का टॉपिक क्या था, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपके कल्चर का, लिटरेचर का, हिस्ट्री का सबका पार्ट होता है। ये सब एक साथ ही कवर करना है, आपको एक साथ ही लेकर चलना है। और लास्ट में इस एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन डायनेस्टी बोलो, जो भी बोलना चाहते हो, इसकी इंडिया के मैप में पोजिशन क्या थी, ठीक है? बहुत बढ़िया, ओके? इस तरीके से आपको हिस्ट्री को अप्रोच करना है। ये सेम टेक्निक आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लगेगी। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। कई बार सच में डेफिनेशन ही आ जाती हैं, ठीक है? आई थिंक लास्ट ईयर का ही प्री एग्जाम था, उसमें पूछा था इन्फ्लेशन के बारे में। कोर इन्फ्लेशन कौन सा है, हाइपर इन्फ्लेशन कौन सा है, और कौन से होते हैं ये इंडेक्सेस होते हैं ना, प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी एक्सक्लूड होती हैं, क्वार्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब कुछ। तो बहुत बेसिक लेवल पे डेफिनेशंस आती हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी आपको हेल्प कर देगी इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा अब थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है। कैसे जाना है? आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ना है। न्यूज़ तो पढ़ रहे हैं अपन, है ना? और न्यूज़ पढ़ने कहाँ से पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोकल न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, कोई भी, जैसे राजस्थान पत्रिका हो गया, दैनिक भास्कर, आई वुड पर्सनली सजेस्ट दैनिक भास्कर इज नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग। राजस्थान पत्रिका ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स को कवर करता है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करता है, ठीक है? तो राजस्थान पत्रिका अगर आपके पास आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरा पेपर जो भी चल रहा है ना घर पे, हिंदी का पेपर चल रहा है, क्योंकि अब हिंदी में ही आता है राजस्थान का पेपर, तो मैं क्या करूँ, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी हो गया या वर्ल्ड इकोनॉमी हो गया, या फिर जो भी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके लिए आप इंडियन एक्सप्रेस यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा न्यूज़पेपर है, स्पेशली जो इनके आर्टिकल्स आते हैं, ओपेड्स आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, व्यू पॉइंट को शेप करने के लिए, ओपिनियंस के लिए बहुत बढ़िया है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो न्यूज़पेपर आ रहा है, करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। नहीं भी होता है तो जैसे राजस्थान की जो वीकली न्यूज़ होती है, मैं खुद यहाँ पर सेशन लेकर आती हूँ एवरी सैटरडे इवनिंग में, तो मैं भी कवर कराती हूँ, पर मैं सिर्फ राजस्थान का ही वीकली कवर करा रही हूँ, ठीक है? तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको इकोनॉमी पढ़नी है। जैसे इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेड की प्रॉब्लम चल रही है ना? दुनिया वेट कर रही थी कि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर होगा, और दुनिया ने देखा कि अच्छा इंडिया और चाइना का हो रहा है, सॉरी इंडिया और अमेरिका का हो रहा है, बट सच इज लाइफ। तो अब ट्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। टैरिफ्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इकोनॉमी को शेप करते हैं, कौन कौन से गुड्स कैसे कैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ से क्या अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का ट्रेड बैलेंस कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कैसा है। कई जगहों पे डेफिसिट है, चाइना के साथ में हमारा डेफिसिट है और अमेरिका के साथ में हमारा प्रॉफिट है, पॉजिटिव बैलेंस है ना? अमेरिका को हम बेचते ज्यादा हैं, वहां से खरीदते कम है, राइट? यही हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। उसके अलावा अब आपको ये पढ़ना है कि दुनिया भर में ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, है ना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या क्या इनमें अलग अलग बास्केट्स होती हैं, ठीक है ना? ग्रीन बास्केट हो गया, ब्राउन बास्केट हो गया, तो उस बास्केट में क्या क्या ट्रेड आती है वो सब आपको पढ़ना है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है तो अब आपके लिए इकोनॉमी का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो जमाना शायद 2021 के बाद में खत्म हो गया है, जब RAS एग्जाम के लिए ना आपको सिर्फ डेफिनेशन और बेसिक फैक्ट्स लर्न कर लिया और हो गया। नहीं, आजकल थोड़ा सा एनालिटिकल की तरफ ज्यादा RAS मूव कर गए हैं, ठीक है? स्पेशली 21, 23, 24 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें तो बिल्कुल साफ हो गया है कि उन्होंने अपना पैटर्न, अपना बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लिया कि हमें भी अब वैसे ही क्वेश्चन पूछने जैसे यूपीएससी पूछता है, विद अ लिटिल ट्विस्ट टू राजस्थान, ठीक है? इकोनॉमी इंडिया की हो गई, वर्ल्ड की अपन ने देख ली। अब राजस्थान की इकोनॉमी, सॉरी मैं अटक गई थी राजस्थान की इकोनॉमी में क्या पढ़ना है? दो चीजें आपको, जो वो सेम चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ भी करनी है बाय द वे। इसमें आपको करना है एक तो इकोनॉमिक सर्वे, जिसको राजस्थान में अपन इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं, है ना? राजस्थान सरकार लेकर आती है, और उसी तरह से भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर एक बुकलेट छप के ऑनलाइन छोड़ दी जाती है फ्री में पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा अंडरलाइन करके मैं नहीं बता सकती, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है बजट।
बजट होता है एस्पिरेशनल, हम हमारे लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, इस देश को हम कहाँ देखना चाहते हैं, या फिर राज्य को, राजस्थान की बात करो तो बजट होता है एस्पिरेशनल, हम कहाँ से पैसा लाएंगे और उसको कहाँ खर्च करेंगे और उससे हमें क्या फायदा होगा, हम क्या बदलाव ला पाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे होता है या इकोनॉमिक रिव्यू होता है आईना, रियलिटी बताने के लिए, ठीक है, कि पिछले साल का जो बहुत सोच समझ के बहुत हवा में उड़ के बजट पास किया था ना, उसकी रियलिटी ये है। इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ बजट की ही, प्रीवियस बजट की रियलिटी ही नहीं होती, सोशल पैरामीटर्स भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी होते हैं। जो कैटेगरीज होती हैं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ये मेजर कैटेगरीज हैं। विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ये सब अलग हैं। फार्मर्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलग हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स अलग हैं। इन सब कैटेगरीज में किस स्कीम के कारण कितना चेंज आया है, कौन से ईयर से ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इस चेंज को कैसे अपन एड्रेस कर सकते हैं, ये सब कुछ भी बताया होता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बताए होते हैं। और ये नंबर, ये डेटा, ये फैक्टर्स, ये एक्सप्लेनेशन सब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री और मेंस दोनों। इकोनॉमी भी हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल ज्योग्राफी का भी लेके चलते हैं। ज्योग्राफी में आपको नैया पार लगेगी एक चीज से, ज्योग्राफी में आपको करने हैं मैप्स। इसके बिना आप ज्योग्राफी नहीं निकाल पाओगे। और ये मैं हल्का करने के लिए नहीं बता रही हूँ सब्जेक्ट को। अगर आपके माइंड में कोई किसी चीज़ की पिक्चर नहीं बन रही है तो उस चीज़ को समझना, समझाना, लर्न करना और रिवाइज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मैप्स आपको उसकी फोटो बना के दे देगा। जैसे आपने पढ़ा है कोई भी वार्म करंट, करंट्स पढ़ रहे हैं आप, ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी ओशिनोग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ओशन करंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओशन करंट्स में आज अपना पढ़ने का मूड है वार्म करंट्स। कोई लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, सिंपल सी चीज बताती हूँ और इसी तरह से याद होगा और इसी तरह से याद रहेगा। याद कर तो लिया लेकिन याद रहना भी तो जरूरी है ना। हाँ, याद रहेगा कैसे, आप निकालोगे वर्ल्ड का फिजिकल मैप, आपने निकाला वर्ल्ड का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में अब आप सारे के सारे करंट्स को ड्रॉ करो डायग्राम समेत, ठीक है। जैसे वर्ल्ड मैप है आपके सामने, गुड। अब आप एरो लगाओगे और इस तरह के एरो ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, जैसे ऐसे एरो ड्रॉ करोगे और साथ में उनके ऊपर उन करंट्स का नाम लिखोगे। एटलस में से देखो और लिखो, देखो और लिखो, एक्सक्यूज मी, सारे करंट्स लिखो, 10 बार ये मैप बनाओ, याद हो जाएगा। और ये करंट्स आप कभी नहीं भूलोगे। इक्वेटोरियल करंट हमेशा वार्म करंट होंगे, पोलर से आने वाले करंट जो होंगे वो कोल्ड करंट होंगे, कैनरी करंट जैसे कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जैसे लेकिन वार्म करंट है, ठीक है। पेरुवियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट जो है वो कोल्ड करंट है। ये इंडियन ओशन के भी करंट्स हैं, 3 करंट्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सदर्न ओशन का जो एक करंट है वो परपेचुअली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो कैसा करंट है। ये सारे करंट्स आपको एक बार में याद हो जाएंगे और इनको रिवाइज करना 2-3 महीने में एक बार इसकी शक्ल देख लेना और ड्रॉ करके देख लेना, ये याद रह जाएगा। ज्योग्राफी मैप से आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ करंट्स के साथ लागू नहीं होती है, ये बात लागू होती है आपके वेजिटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी। ये आपके लिए जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, वेजिटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वर्ल्ड मैप निकालो, या अगर इंडिया का पढ़ रहे हो तो इंडिया का मैप निकालो, या राजस्थान का पढ़ रहे हो तो राजस्थान का फिजिकल पॉलिटिकल मैप निकालो। इनके दोनों के फिजिकल पॉलिटिकल निकालो तो कितने मैप हो गए आपके पास, 6 मैप्स हो गए। वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इंडियन फिजिकल, इंडियन पॉलिटिकल, राजस्थान फिजिकल और राजस्थान पॉलिटिकल, ठीक है, बढ़िया। ये सब मैप्स निकाले आपने। इन मैप्स के ऊपर अब आपको मेजर इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज आपको ड्रॉ करने हैं। कैसे करोगे, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेकार मैप है पर ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आना ना, बस ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है प्लेटोज, छोटा नागपुर प्लेटो वगैरह यहीं पर है। यहाँ पर क्या निकलता है, आयरन ओर, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज भी फिर यहीं होंगी, एग्जैक्टली। खाली मैप लेके यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स को बाहर आके लेबल कर दो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील ओर, दैट्स आयरन ओर और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहीं पर कोयला भी है, बिजली पैदा होती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है, बहुत ही गलत एग्जाम्पल था लेकिन अब तो झारखंड का पार्ट हो गया है वो पूरा एरिया, बट पहले झारखंड एंड बिहार वर द वन स्टेट, बिहार स्टेट था सिर्फ, राइट। वहां पर क्या थे, धनबाद की माइंस थी, कोल माइंस, तो कोल यहीं पैदा होता है। अगर कोल यहाँ पैदा होगा तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं, जो कोल यूज कर रहे हैं, वो भी यहीं होंगे। बहुत बढ़िया। उसी तरह से दूसरा मैप लेना है, दूसरा मैप लेना है और आपको देश के सभी रिवर्स जो हैं उन रिवर्स को याद कर लेना है,
ठीक है, यहाँ से लूनी आ रही है, यहाँ से माही रिवर है, ये बनास है, ये आपकी नर्मदा है, तापी है, ये गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, और तुंगभद्र रिवर भी यहीं पर ही है, बीच में रह गई, अब स्पेस नहीं है, बट ठीक है, रिवर्स बना ली। रिवर्स के ऊपर कौन कौन से मेजर डैम्स हैं वो बना लिए। राजस्थान का जैसे इसादा डैम इज इन न्यूज, तो राजस्थान के लिए आपको अब यहाँ पर राजस्थान का मैप लेना है। एक राजस्थान का मैप लोगे, है ना, राजस्थान के मैप में अब आपको डैम्स बनाने हैं, रिवर्स बनानी है, कैनाल्स बनानी है। इनके साथ में अब आपको नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए, बढ़िया, अब वेजिटेशन पढ़ो। ठीक है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, इनके ऊपर बहुत डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में क्या पाया जाएगा, थॉर्न फॉरेस्ट। मेघालय में क्या है, सब ज्यादा बारिश होती है, तो वहां क्या पाया जाएगा, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अदरवाइज इंडिया में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। हिमालयस में बर्फ पड़ती, तो वहां क्या होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उनको क्या बोलते हैं, टाइगर टुंड्रा बोलते हैं, है ना, राइट। इस तरह से आपको वेजिटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट करने हैं। मैप से करोगे, पोजीशन याद हो जाएगी, इजी रहेगा। राजस्थान के मैप में जैसे खेतरी माइंस वगैरह हैं, तो जो आपका अरावली का बेल्ट है पूरा साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, तो राजस्थान को 3/4 और 1/4 के पोर्शन में स्लैंट करके काट देता है। ठीक है, यहीं पर आपके सारी माइंस हैं, कॉपर माइंस हो गई, आयरन माइंस हो गई, आपके क्या कहते हैं इनको, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये सब भी यहीं पर ही है। ठीक है, ये सारी माइंस आपको याद करनी है। ओके, गुड। इस तरह से आपको अपने सिलेबस को अप्रोच करना है। पहले सिलेबस की आपके सामने एक फोटो बननी चाहिए कि सिलेबस मेरे से चाहता क्या है। ठीक है, सिलेबस के बाद में अब आपके पास में जरूरत है रीडिंग मटेरियल की। किस चीज की, आपका सोर्स मटेरियल क्या है, कहां से पढ़ रहे हो, कौन सी किताब ली है, कहां से आपके करंट अफेयर्स आएंगे, कहां से आपका एनालिसिस आएगा। और इस रीडिंग मटेरियल के बाद में ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना बच्चे क्लियर नहीं कर पाते इस एग्जाम को, हैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन कोचिंग से क्या होता है, आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छूट जाता है। मतलब ये कोचिंग वालों की चिंता है, ये अब आपकी चिंता नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तीसरी चीज के लिए क्या है वो, नोट्स। आपको हर चीज के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती, नहीं होगी। ठीक है, बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती और नहीं होगी, लिखना है। लिखने के लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। इससे आपके दो फायदे हैं, एक आपका रीडिंग मटेरियल जो है वो तैयार साथ में भी होता जाएगा। ठीक है, और चौथी चीज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस तभी होगी जब आप नोट्स बनाएंगे और बार बार टॉपिक्स को लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन करके लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे क्लास अटेंड करी, सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का टॉपिक है, यूपीआई का सिस्टम है, वो पढ़ा रहे हैं, सर ने नोट्स दिए हैं, बढ़िया, उसमें अंडरलाइन करके 2-4 अपने वर्ड्स अपने नोटबुक में उतार लिए, बढ़िया, नोट्स बन गए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। और ये मेंस की बात हो रही है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। प्री और मेंस में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने का गैप मिलेगा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको राइटिंग बिगिनिंग कहते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए साल भर आपको लिखना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट रोज के 2 घंटे सिर्फ लिखो। ऐसे नहीं कि मन करा वो बस लिखने लग गए, कोई नॉवल लिखना शुरू कर दिया, कोई कहानी लिख रहे हैं, वो सब नहीं लिखना है। ठीक है ना, लव लेटर्स लिख रहे हैं, वो सब नहीं लिखना है। प्रॉपर टॉपिक्स पे पढ़ाई करके लिखना है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्या दें, चलो ठीक है, ओके। फोर्ट्स, राजस्थान में 250 से 300 तक के फोर्ट्स पाए जाते हैं, है ना। कुछ अच्छी कंडीशन में हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट हैं, कुछ डायलेपिटेटेड हैं, टूट फूट हो गई है, लेकिन यूनेस्को 250 फोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है और इनको हिल फोर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब फोर्ट्स के बारे में जो भी आपको जानकारी राजस्थान की मिल रही है, वो 250 फोर्ट्स सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन फोर्ट्स होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फोर्ट्स की क्या कैटेगरी है, किन किन कैटेगरी में कौन कौन से मेजर फोर्ट्स हैं, कौन से फोर्ट कौन से टूरिस्ट सर्किट में पड़ते हैं, किसने बनाए थे, कब बनाए थे, क्या वहां पर कोई मेजर बैटल हुआ है, ये सब आपको एक साथ करना है। फोर्ट्स के ऊपर अब आप पूरा का पूरा ऐसे लिख डालो, 1000 शब्दों का फोर्ट्स के ऊपर ऐसे लिख डालो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही होगी राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है, ये सब नहीं होगा मैम, इतना टाइम नहीं है, आज मेरी वीडियो नहीं देख रहे, 10 दिन बाद में नहीं देख रहे, एग्जाम से 6 महीने पहले देख रहे हो, तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया तो नहीं है पर ठीक है, इतना टाइम नहीं है। अब क्या करना है आपको, जो पहले के मेंस के एग्जाम हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को निकालना है, क्योंकि अब 6 ही महीने हैं, तो इसका मतलब आपकी बेसिक तैयारी तो हो चुकी है। उस मेंस के पेपर को सॉल्व करना शुरू करो, और सिर्फ उसको ही मत करो, 3-4 और मेंस के पेपर ले लो, मॉक टेस्ट डाउनलोड करो, कोचिंग के मिलेंगे कोचिंग के करो, अदरवाइज आपको जो मार्केट में मिल रहे हैं उनको करो और लिखो।
लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिखने के साथ ही आपको करना है रिविजन भी। ये आपकी 4 चीज़ें कंप्लीट कर दी मैंने। जो 5th पॉइंट है वो आपको लगेगा कि मैम ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत फालतू सा ही पॉइंट है, ये तो कौन ही ध्यान देता है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेपर 4, मेंस का पेपर 4 लैंग्वेज का टेस्ट होता है इंग्लिश और हिंदी का। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपके इन 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स रिस्क में हैं। आपको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी नहीं आती जो एग्जाम पूछ रहा है, उस लेवल की, उस वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं उसको कलिष्ठ हिंदी जो है, वो नहीं आती है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। ये मैं आपकी गारंटी लेती हूँ, आपको वैसी हिंदी नहीं आती, क्योंकि वैसे मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है। और मैंने तैयारी करी तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा हिंदी ऐसी होती है, अपन जो कॉमनली बोल रहे हैं ना वो हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी ही है। ओके, राइट। और सेकेंड आपका पार्ट है इसी पेपर का इंग्लिश, 80 मार्क्स का आता है। एग्जाम से 1 महीने पहले नहीं होगा। फिर आपने इसका, अगर आपने एग्जाम से 1 महीने पहले के लिए सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, पेपर छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब यही है कि आपने तैयारी नहीं करी है। आप बस देख रहे हैं कि अच्छा एग्जाम देके महसूस कैसा होता है। आपकी जो पूरी 1-1.5 साल की तैयारी है ना, वो जीरो हो जाएगी अगर आपने इस पेपर को छोड़ दिया तो। ये है 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स अगर आपने अभी से रोज के 40-40 मिनट भी दे दिए ना इन दोनों सब्जेक्ट्स को, तो ये आपने 200 में से एटलीस्ट 125 मार्क्स स्कोर करने का इजी पाथ बना लिया है। और इस पेपर में अगर 100 से कम मार्क्स रहते हैं, 40-50 मार्क्स रहते हैं लोगों के, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वो नहीं क्लियर कर पाते मेंस। 100 से ऊपर लाना जरूरी है, तभी पेपर 1, 2, 3 आप निकाल सकते हैं। पेपर 1, 2, 3 के भरोसे आप पेपर 4 को छोड़ दें तो 800 में से 300 मार्क्स नहीं बनेंगे, 250 भी नहीं बनेंगे, है ना। मैम ऐसे थोड़ी होता है, इतने सारे मार्क्स बचे हैं, कहीं तो कोई तो क्वेश्चन निकल ही जाता है। यही तो गेम है, यही प्रॉब्लम है, नहीं निकलता है, ठीक है। आरएएस जस्ट बिकॉज स्टेट लेवल का एग्जाम है तो यूपीएससी से इजी होगा, मैं पर्सनली बताऊं यूपीएससी से डिफिकल्ट है। आरएएस का प्री और मेंस यूपीएससी के प्री और मेंस से डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस डिफिकल्टी को क्रॉस करने के लिए, कवर करने के लिए, इसको पीछे छोड़ देने के लिए पेपर 4 आपको एक इजी ऑप्शन दिया गया है। शुक्र मनाओ कि यहाँ पर ऑप्शनल पेपर नहीं है, पहले एक ऑप्शनल एग्जाम हुआ करता था, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे मेंस में यूपीएससी में होता है, एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो और उसमें लोग स्कोर कर लेते हैं। तो अगर उनका कोई एक आधा पेपर रिस्क में है ना, तो यहाँ पर वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से उस पेपर को बचा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यही आपका ऑप्शनल है और यही है जो आपकी रैंक बना देगा या फिर खत्म कर देगा। तो आपको ये 5 चीजें चाहिए एज अ बिगिनर। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इन दोनों चीजों के साथ में। सिलेबस डाउनलोड करो, पढ़ो। मेरी खुद की सिलेबस एनालिसिस की एक वीडियो है, उसको आप देखो। मैंने सिलेबस के एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है कि कैसे, कहां से क्या मिलेगा, कितना पढ़ना है और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2024 का जो फरवरी का प्री एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम का पेपर का मैंने एनालिसिस बताया है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस की, सिलेबस को कैसे सिलेबस से पेपर कैसे बना, है ना। सिलेबस के टॉपिक वाइज मैंने उन 150 क्वेश्चंस में से शायद 30-40 क्वेश्चंस है, मैंने टॉपिक उठा उठा के आपको बताया कि कहां से आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिलेबस आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, रीडिंग मटेरियल। सिलेबस मिल गया तो अब कहां से बुक्स आएंगी, मेरी एक बुक लिस्ट अवेलेबल है, उसको देखो। और जो जो ऑप्शंस में दी हुई बुक्स हैं वो सारी नहीं लेनी है। सारी लेनी है मतलब आपने लाइब्रेरी खोल ली दूसरों के लिए, सारी नहीं लेनी है। एक सब्जेक्ट की एक बुक मोर देन इनफ है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको जो सोर्स मटेरियल आपका कोचिंग का रहेगा वो भी इनफ है। करंट अफेयर्स ये बहुत जरूरी है, यानी कि आपके पास में रीडिंग मटेरियल में न्यूज़पेपर इंक्लूड हो गया। ये पढ़ लिया, अब नोट्स बनाओ। जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे नोट्स बनाओ, और जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ। और जब राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है तो साथ में रिवीजन भी करते जाओ। जब एग्जाम में 2-3 महीने बचे होंगे तब आप कुछ नया नहीं उठाएंगे, तब आप रिवाइज करेंगे। उस टाइम नए सिर्फ करंट अफेयर्स होंगे, सब्जेक्ट नया नहीं होगा। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो नया नहीं हो सकता, वहां सिर्फ करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट चल रहे होंगे वही आपके लिए नया टॉपिक होगा, वो मोर देन इनफ है। राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और इंग्लिश और हिंदी को गैप मत दो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपकी हिंदी बहुत बेकार है, हिंदी शुरू कर दो। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो इंग्लिश स्टार्ट कर दो। मेरी इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस हैं, बिगनिंग लेवल की वीडियोस हैं, कैसे पढ़ना है। मैंने बुक्स भी शेयर करी हुई है इंग्लिश में, कौन सी बुक लेनी है आपको, नहीं लेनी है बुक्स तो मैं जो पर्सनली वर्कशीट्स शेयर करती हूँ वो भी इनफ है। लेकिन इंग्लिश हिंदी अभी पढ़ना है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब आपने स्टार्ट कर दिया, बढ़िया। नहीं स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम में कर दो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी आज से ही कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना है। ये 5 चीजें आपके बिगनिंग लेवल पे आपको स्टार्ट करनी है। मैं एक टाइम टेबल शेयर करूंगी जो कि वीक वाइज होगा। मैं ये नहीं बताऊंगी कि सुबह 6 बजे उठो, 6:30 बजे आपको ब्रश कर लेना है, 6:45 पे आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। ये सब फालतू बातें, कि जो टाइम टेबल होता है ना वो सब नहीं फॉलो करने हैं, वो होगा भी नहीं। डेली 6 से 8 घंटे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कब करना है वो आपकी मर्जी, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नोट्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी, ओके। पर इन 5 चीजों को अभी
लिखो एक पेपर पे, है ना, पोस्ट इट पे लिखो और अपनी जो स्टडी टेबल है ना उसके सामने जो दीवार लगा रखी है ना उसके ऊपर चिपका दो, और जैसे उसके ऊपर बैठोगे ये 5 चीज़ें नजर आनी चाहिए आपको कि मेरे को ये पांचों काम साथ में करने हैं, ये पांचों काम साथ में ही चलाने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और टाइम टेबल लाऊं या फिर ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं। गलत तो अच्छी बात है, गलत नहीं कर रहे, लेकिन छोड़ देने से भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी नेक्स्ट। थैंक यू।